Hello everyone, my name is Advocate Abhishek Chaube and I welcome you all to this part 4 of Indian Contract Act session. And in the previous lectures, we covered topic such as agreement, the difference between agreement and contract, the meaning of term offer, types of offer, difference between offer and invitation to offer, the landmark case of Lalman Shukla versus Gauridhar, and Carlyle versus Carbolic Smoothball case. Then we proceeded further towards the concept of acceptance. एक्सेप्टेंस में हमने इंग्रेडिएंट्स देखे थे और कुछ एक्सेप्शंस भी देखे थे. अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं एक नए कंसेप्ट की ओर जिसका नाम है कंसीडरेशन एंड विच कम्स आफ्टर द स्टेज ऑफ प्रॉमिस. We understood what offer is. We understood what acceptance is. We understood offer once accepted becomes promise. Now we are at the fourth stage and which is consideration. So open your all legal notebook and hold a pen in your hand and be very mindful of the keywords that are mentioned on the board. और जो भी मैं स्टेटमेंट आपको कहूंगा अगर वो बोर्ड पर नहीं लिखा हुआ है तो आपको अपनी नोटबुक में उसे नोट डाउन करना है. So we are starting our session with the term consideration. सबसे पहले इस वर्ड का मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, हमें ये समझना पड़ेगा. अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो मतलब ये है कि अगर मैं आपको ये पेन देता हूं फॉर 5,000 रुपीज और बदले में आप मुझे देते हैं 5,000 रुपए, तो आपको मिल रहा है पेन, बदले में मिल रहा है मुझे 5,000 रुपए. तो यहां पर ये हो जाता है बेटा कंसीडरेशन. अब कंसीडरेशन में कौन कौन से मैक्सिम हमको याद रखने होंगे, कौन कौन से लीगल प्रिंसिपल हमें याद रखने होंगे, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं कंसीडरेशन के, क्या डेफिनेशन है कंसीडरेशन की, क्या लीगल इंटरप्रिटेशन है डेफिनेशन की, एंड अल्टीमेटली व्हाट आर द एक्सेप्शंस enshrined in the topic of consideration in your law of tort. Now, so let us start with the very basic definition of consideration, and that is consideration is the very essence of contract. Why am I saying this? Why is it so crucial for a contract? Because there is a legal provision which says that, and the provision is Section 25 of Indian Contract Act. Any contract without consideration is void. And whenever you see the word void, it means of zero value. So contract is the very essence of contract, and contract without consideration is void, which is stated under section 25 of Indian Contract Act. मतलब consideration अगर नहीं है तो फिर contract कभी भी legal sanctity, legal validity नहीं पा सकता. Consideration जरूरी नहीं है अमाउंट के फॉर्म में ही हो. कंसीडरेशन अमाउंट के फॉर्म में भी हो सकता है, सर्विस के फॉर्म में भी हो सकता है, प्रोडक्ट के फॉर्म में भी हो सकता है. प्रोडक्ट प्रोटेक्शन सर्विस, मनी एक्सेट्रा. तो आप सिर्फ ऐसे ही ना समझें कि हमें पैसा मिलेगा तो कंसीडरेशन है. नहीं, अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको डेली ऑफिस अपनी कार से ड्रॉप करूंगा लेकिन बदले में आपको रोज मेरे पौधों में पानी देना है शाम को, वैलिड कंसीडरेशन है, वैलिड अग्रीमेंट है. यहां पर जरूरी नहीं है कि हम पैसे के लेन देन के बारे में ही बात करें. अगर लेन देन इन चीजों को लेकर के हो रहा है तो वो भी सैंक्टिटी, लीगल वैलिडिटी पा सकता है. वी आर done with the first two statements on the board. Consideration is the very sense of contract, and contract without consideration is void as stated by section 25 of Indian Contract Act. But be mindful, be very careful. This statement is not absolute.
इट कम्स विथ सर्टेन एक्सेप्शंस। इसके 3 एक्सेप्शंस हम जानेंगे, तो आप अभी से ही यहां पर लिख लें सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। मतलब के सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसको एक्सेप्शंस के साथ ही पढ़ा जाए। जैसे फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, मौलिक अधिकार जो हमें मिले हैं पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कि उनको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, रीजनेबली उन पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जा सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इन 19 clause 2, article 19 clause 2. Now, for example, I have given you a basic example to understand this particular concept in an easy language. Ram promises to give Sham 20,000 रुपए, बट बाद में रिफ्यूज्ड। यहां पर श्याम कोई सूट फाइल नहीं कर सकता है राम के अगेंस्ट में, क्यों? क्योंकि देयर वॉज नो कंसीडरेशन इन्वॉल्व्ड। कोर्ट विल नॉट एंटरटेन दिस पर्टिकुलर सूट because there is no consideration involved, and if there is no consideration involved, there is no proper arrangement in a form of agreement or contract between the parties to contract. Now there are two legal maxims ex nudo pacto non oritur actio, which means promise without consideration is not enforceable, and one more quid pro quo, which says something for something. आपको पेन मिल रहा है आप पैसे दें, आपको लिफ्ट मिल रही है टीली आप पौधों में पानी दें। तो यहां पर हमको कुछ करने के बदले में कुछ मिल भी रहा है, दिस इज कंसीडरेशन इन सिंपल लैंग्वेज। सो दीज आर टू लीगल मैक्सिम्स that you have to by heart, you have to remember this. Quid pro quo, ex nudo pacto और non oritur actio. Non oritur actio related maxim हमने पहले भी किया है, if you remember in my law of tort videos, I think lecture number 2 और 3, जिसमें मैंने आपको डिफेंस पढ़ाया था प्लेंटिफ द रॉन्ग डूर। जहां पर रंगा बिल्ला के केस से ही मैंने आपको समझाया था, केस ऑफ कॉलिन वर्सेस रनिसन, जहां पर दो मैक्सिम निकल करके आए थे जो मैंने आपको बताए थे, एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑरिटोर एक्शियो एंड एक्स डोलो मालो नॉन ऑरिटोर एक्शियो। मतलब नो कॉज ऑफ एक्शन, नो क्लेम ऑफ एक्शन अराइजेस फ्रॉम एन इमोरल कॉज। अगर आप खुद गलती में हैं तो आप कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हैं अपना राइट एनफोर्स कराने के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है you should approach the court with clean hands, not while having the feet of clay. What is the meaning of having feet of clay is your homework. It is an idiom. Now, so I hope there is no doubt in any particular line mentioned on the board about consideration, and if there is any doubt regarding any particular line or regarding any particular word mentioned on the board, if you didn't understand, you drop your doubt on the comment section, I'll clear there. Now let's proceed towards the next slide. Before that, let me give you a quick recap. Consideration, what you are getting in return, something for something. Consideration अगर नहीं होगा contract void, और कंसीडरेशन फिर भी वैलिड हो सकता है बिना कंसीडरेशन के अगर कोई एक्सेप्शन हिट हो रहा है यहाँ पे। तो 3 ही एक्सेप्शन हमको पढ़ने हैं। नाउ जनरल स्टेटमेंट, कंसीडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, और दूसरा यहां पर कुछ एक्सेप्शंस अटैच्ड हैं। नाउ व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंसीडरेशन? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। मतलब क्या कहना चाह रहा है बेटा ये, कि मान लीजिए ये कोई वाटर बॉडी है, आप इसको दरिया, नदी, तालाब, समुद्र, नहर कुछ भी समझ सकते हैं, और ये रास्ता जा रहा है यहां पे, और यहां से गुजर रहा है रंगा, और यहां पर डूब रहा है बिल्ला। जो पुकार रहा है बचाओ रंगा मुझे बचाओ। यहां पर
रंगा जो है बिल्ला को बचा लेता है, लेकिन फिर वो बिल्ला से मांग करता है कि बेटा तुम डूब रहे थे है ना, मैंने तुम्हें बचाया, अपनी जान स्टेक पे लगा के मैंने तुम्हें बचाया, अब तुम एक काम करो 20,000 रुपए मुझे दे दो। 20,000 रुपए तो दो। यहां पर बिल्ला मना कर रहा है, बिल्ला यहां मना कर देता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा। अब यहां पर अगर कोई एक्ट वॉलेंटरीली हुआ है तो फिर पैसे का डिमांड आप नहीं कर सकते हैं। यहां पर रंगा कैन नॉट आस्क फॉर द मनी, क्योंकि यहां पर consideration didn't move at the desire of promiser, that was a voluntarily done act। तो वो उसने खुद अपनी स्वेच्छा से किया था, खुद की अनुमति, खुद की विलिंगनेस के साथ किया था, तो he cannot hold Billa liable to pay 20,000 rupees। Second ingredient is mentioned on the board, consideration may move from promisee or third person, means अगर promiser को कोई objection नहीं है और ए करता है प्रॉमिस बी को कि वो 10,000 रुपए देगा जो कि बाकी है सी के द्वारा, तो यहां पर भले ही कॉन्ट्रैक्ट बी और सी के बीच में है, लेकिन अगर बी को कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है तो ए सी को पे कर सकता है। मतलब कहने का यह है कि सी को 20,000 रुपए देने हैं बी को, ए कहता है बी से कि सी को जो 20,000 रुपए तुम्हें देने हैं वो सी नहीं मैं तुम्हें दूंगा। और अगर बिल्ला को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है तो फिर ये एक वैलिड अरेंजमेंट है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि कंसीडरेशन प्रॉमिसी के द्वारा भी आ सकता है और किसी थर्ड पर्सन के द्वारा भी आ सकता है। So be very mindful and be very careful while writing down the examples। जो भी examples मैं आपको बता रहा हूं, आप प्लीज इन सबके examples साथ लिखते हुए चलें, ताकि बाद में अगर आप पढ़ाई करें तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। कंसीडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। मतलब यहां पर अगर ए बी के लड़के को बचाता है डूबने से और बी खुद प्रॉमिस करता है कि 10,000 रुपए मैं तुम्हें दूंगा जो तुमने पास्ट में सर्विस दी है, दिस इज परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर पास्ट कंसीडरेशन। प्रेजेंट कंसीडरेशन पेन लो पैसा दो, मैंने आपको पेन बेचा आपको पेन मिला, आपने मुझे पैसा दिया मुझे पैसा मिला, दिस इज प्रेजेंट कंसीडरेशन। साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम यहां पर चीजें हुई हैं विदाउट एनी केओस। ए ने कहा कि मैं तुमको अपनी बाइक 30,000 रुपए में सेल करूंगा और डिलीवरी 1 महीने बाद करूंगा। बी ने कहा ठीक है, तुम 1 महीने बाद जब डिलीवरी करोगे तब मैं तुमको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। यहां पर प्रॉमिस फ्यूचर रिलेटेड है, दोनों पार्टीज फ्यूचर में अपने प्रॉमिस फुलफिल करेंगी, तो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर फ्यूचर कंसीडरेशन। इट मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ। मतलब मान लीजिए ये वाटरमैन का पेन है, वाटरमैन के पेन महंगे आते हैं, 2-2 3-3 लाख तक के भी आते हैं। मैं आपसे खुश हूं, मैंने आपको ये 2 लाख का पेन मैंने आपको 2,000 रुपए में दे दिया, वैलिड है। हम ये नहीं कह सकते अरे सर इतनी महंगी चीज इतने कम में, कोई बात नहीं है, 2,000 की भी तो वैल्यू है, 20 रुपए की भी वैल्यू है, कुछ वैल्यू होना चाहिए कानून की नजरों में। तो यहां पर जरूरी नहीं है जितने की चीज है उतना ही अमाउंट पे किया जाए। इट मस्ट बी ओवर एंड अबव प्रोमिसर्स एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। प्रोमिसर जो अपना प्रॉमिस करने की बात कर रहा है फुलफिल, वो उसकी खुद की ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर रंगा की जगह वो गार्ड होता स्विमिंग पूल का और बिल्ला स्विमिंग पूल में डूब रहा होता तो डुबाने के परिप्रेक्ष्य में डूबने से बचाने वाली एक्टिविटी के कारण ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट एक्ट वो पैसे नहीं मांग सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी ड्यूटी है जान बचाना, उसका ही तो पैसा मिलता है उसको, तो यहां पर उसके एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन ही है। यहां पे इट मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, दिस इज इजी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मेरे पास आते हैं सर आई वांट यू टू टीच मी लीगल रीजनिंग, मैंने कहा नॉट एन इशू आई विल टीच यू, बट इन रिटर्न बट इन कंसीडरेशन आई वांट
कॉम्पिटिटर की बुक चुरा के लाओ, उस किताब से पढ़ाऊंगा। यहां पर मैं बच्चे से चोरी करने वाली बात कर रहा हूं और चोरी करना यहां पर अनलॉफुल है, तो दिस विल नेवर बी अ वैलिड कंसीडरेशन। दिस इज हाउ देयर आर 6 इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंसीडरेशन, जहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं बेस्ड ऑन दीज 6 इंग्रेडिएंट्स। नाउ व्हाट आर एक्सेप्शंस? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। कंसीडरेशन ना भी हो तो भी चलेगा अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। दादा ने पोते को गिफ्ट दिया, डुकाटी गिफ्ट कर देते हैं दादा अपने पोते को, बदले में कुछ मांगेंगे थोड़ी। अब ये गिफ्ट भी हो सकता है, और अगर ये कोई प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड है, तो ये रिटर्न होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, और ऑन अकाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन ही होना चाहिए। हस्बैंड और वाइफ लड़ रहे हैं, लड़ते हुए एक दूसरे के चीजें ट्रांसफर कर देते हैं, लिख देते हैं, वो वैलिड नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बारे में बात हुई है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कंसेंट शुड बी फ्री कंसेंट। यहाँ पर जो कंसेंट है, इट हैज टू बी फ्री एज पर सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कोअर्जन से अगर लिया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिया है, फ्रॉड से लिया है, मिसरिप्रेजेंटेशन से मिला है, और बाकी हम आगे देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंसेंट, फ्री कंसेंट। कंसेंट शुड नॉट बी विशिएटेड। कॉम्पनसेशन फॉर वॉलेंट्री सर्विस। अब मान लीजिए यहां पर कहना क्या चाह रहा है कि अगर ए को बी का पर्स मिलता है और बी प्रॉमिस करता है ए को कि मुझे अच्छा लगा यार, तुमने मेरा पर्स मुझे लौटा दिया, मैं काफी टेंशन में आ गया था, मैं तुमको यार 3,000 रुपए देना चाहता हूं अपनी स्वेच्छा से, ये मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हें। अब वो वैलिड हो जाएगा, अब पे करना पड़ेगा। प्रॉमिस मस्ट बी मेड बाय प्रॉमिसर वॉलेंटरीली। क्या होता है वॉलेंटरीली का मतलब, आप खुद पढ़ लें। अगर खुद व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, स्वीकृति से कोई काम करता है, जब उसे पता है वो काम क्या कर रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्ट, और उसे ये भी पता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्ट क्या हो सकते हैं, तब ये कहा जाएगा कि उसने वॉलेंटरीली एक्ट कमिट किया है। प्रॉमिस टू पे टाइम बाउंड डेट। अब यहां पे ये समझने वाली बात है कि टाइम बाउंड डेट होता है जो कि रिकवर आप नहीं कर सकते अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लैप्स हो जाता है तो। लेकिन अगर यहां पर खुद डेटर लिख करके दे दे कि मैं आप 3 महीने की बात हुई थी, मैं पे नहीं कर पाया, मैं आपको 5वें महीने में पे कर दूंगा, और अगर उस चीज को मान लेता है सामने वाला व्यक्ति, तो फिर यहां पर कंसीडरेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो रिटर्न में होना चाहिए और डेटर के द्वारा ही साइंड होना चाहिए। दीज आर द एक्सेप्शंस, और ये लिमिटेशन एक्ट पे बेस्ड है बेटा, ये पर्टिकुलर चीज। और लिमिटेशन एक्ट में हर चीज में सर लिमिट क्यों लगाई जाती है, क्योंकि देयर इज अ प्रोविजन नोन एज विजिलेंटिबस नॉन डोरमेंटिबस जुरा सबवीनियंट। मीन्स जो लॉ है वो विजिलेंट लोगों की सहायता करेगा, जो लोग अवेयर हैं अपने अधिकार को लेकर के, जो लोग सो गए हैं, सो रहे हैं अपने अधिकारों पे, कॉन्शियस नहीं है, अवेयर नहीं है, 5-6 साल बाद आ रहे हैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाने, कोर्ट उनकी सहायता नहीं करेगा until and unless they have a solid reason। इस परिपेक्ष में हमने एक बार और बात कही थी while we were dealing with the concept of nuisance। 20 साल से अगर ज्यादा टाइम हो गया है तो आप न्यूसेंस का सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। अगेन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर मैक्सिम, विजिलेंटिबस नॉन डोरमेंटिबस जुरा सबवीनियंट। दैट्स हाउ वी आर डन विद दिस टॉपिक ऑफ कंसीडरेशन enshrined in Indian Contract Act falling under the purview of law of tort। If there is any doubt, you can drop your doubt on the comment section. I'll clear in the comment section itself within 5 hours। And if you want to learn another concept for another video, because for another video I have decided I'll be teaching you the concept of free consent। लेकिन इसके अलावा भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई और टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं, so you can comment that also with that particular topic। And that's how we are done with today's lecture। Till then, my name is Advocate Abhishek Chaube। Take care, see you in next lecture।